लेट हो गया थोड़ा। नमस्कार मेरे साथियों, मेरे छोटे भाई बहन मुझसे जुड़ने शुरू हो गए हैं। मेरे सभी साथियों से कहना चाहता हूं कि सभी जुड़ जाएं। अजय बतलिया भाई राम राम, खुशवीर सिंह भाई बिल्कुल बोनस अंक का ही चल रहा है, चिंता मत करो। एक वीडियो आएगा भी आपके पास वीसी साहब का, उनका बहुत जोरदार ऐसी तैसी करी है मैंने प्रमोट वाले साथियों के लिए भी कुछ करने के लिए। आप खुद ही कह दोगे कि बॉस वास्तव में आज तक ऐसा काम कभी नहीं हुआ जिंदगी में। बिल्कुल रामोतार भाई चौक की गुड न्यूज ही देंगा, चिंता ना करो। राकेश भाई राम राम, मुरारी यादव भाई राम राम, संजय कुंद्रा भाई राम राम भाई, हरीश जांगिड़ भाई राम राम, लालचंद कसाना भाई कैसे हो, जयेश सैनी भाई राम राम, सुमित शर्मा भाई राम राम, रतन राजपूत भाई कैसे हो, अंकित भाई कैसे हो, चंद बिल्कुल सस्पेंड वालों का इंदा भाई कर रहे हैं, उन्हीं के लिए कुछ स्पेशल आज कम से कम 3 घंटे खराब हो गए, भागदौड़ चल रही है। आपसे सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं, मेरे जितने भी भाई हैं सबको नमस्कार। ओम प्रकाश सियोल भाई कैसे हो, कपिल भाई गुड इवनिंग, दारा सिंह भाई कैसे हो, विवेक भाई बिल्कुल लगे हुए हैं, सभी के लिए लगे हुए हैं। अनुज जी बिल्कुल सभी के लिए भागदौड़ चल रही है। आप लोगों के लिए बोनस अंक तो नहीं हुआ तो कम से कम पासिंग का जैसे उसमें बोनस अंक या कुछ भी जैसे कोई भी हो, आप लोगों के लिए पॉजिटिव रहेगा रिजल्ट, टेंशन मत लो। सारे बहन भाई मेरे पास होंगे इस बार, उसकी हेडेक मेरे पे छोड़ दो, आप चिंता मत करो, बहुत अच्छा रिजल्ट जाएगा हर तरीके से। अमर सिंह भाई बिल्कुल प्रोविजनल लिस्ट वाली बात भी मैं अभी करूंगा आप लोगों से। सबसे पहले मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि बहुत अच्छा बजट का एक विश्लेषण है और हमारी जो भर्तियां थी उनकी मांगों को लेके और जो कई मुद्दे हैं, सारे मुद्दे हैं, आज मैं सब मुद्दों को लेके लाइव हो रहा हूं। आप सबसे निवेदन है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना साथियों। शेयर का बटन दबाने में कोई ज्यादा वो नहीं होता है, क्योंकि हम लोग एक बहुत बड़ा आंदोलन अब करने जा रहे हैं। कल से शुरुआत है उसकी, और कल से शुरुआत है और बहुत जबरदस्त। हम लोग सिर्फ बजट का वेट कर रहे थे, क्योंकि हमें आज से 10 दिन पहले काफी लोगों ने कई आश्वासन दिए थे, उनमें से कुछ पूरे भी हुए हैं, कुछ पूरे नहीं भी हुए हैं। तो वो सारी चीजें, गोविंद गुजर भाई थैंक यू, अक्षय भाई थैंक यू, मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि जो कुछ चीजें पूरी नहीं हुई थी वो चीजें हम लोगों को पूरी करवानी है। अभी विधानसभा सत्र चल रहा है, बड़ा अटैक करेंगे, शानदार आंदोलन करेंगे। अपन ऐसे आंदोलन नहीं करेंगे कि किसी 2013 वाली बहनों को बिठा दिया और 2013 एएनएम जीएनएम वाले साथियों को बिठा दिया और एलए वाले भाइयों को बिठा दिया जो वंचित वाले थे पहले के, और उनका यूज कर लिया भीड़ का, और उनका तो मांग ही नहीं रख रहे हैं। 50 भर्तियां रख दी। एक बेरोजगार नेताजी हैं, उन्होंने किया है 2 दिन पहले 3 दिन पहले, उन्होंने मुख्य मांग रखी थी बेरोजगार आयोग का गठन। किसी बेरोजगार ने आज तक बेरोजगार आयोग के गठन की मांग ही नहीं करी है। बेरोजगार आयोग पहले से किसान आयोग बने हुए हैं, क्या किसानों की समस्याओं का समाधान हो गया? महिला आयोग बना हुआ है, क्या बलात्कार होने बंद हो गए? और कई आयोग बने हुए हैं, SC/ST वाले के आयोग बना हुआ है, क्या उनके साथ गलत होना, दलितों के साथ अत्याचार होना बंद हो गया? सब झूठा बेवकूफ बनाने का तरीका है। आयोग बनाए जाते हैं सिर्फ बेरोजगारों के आयोग के गठन के लिए, सिर्फ एक मांग जरूर कल परसों, ये भी सारा कांग्रेस का ही प्लानिंग थी। कांग्रेस के कुछ बड़े नेताओं ने और इन्होंने मिलके इस आंदोलन को ना तो उन लोगों को उठने दिया, और जिस दिन उनको उठाना पड़ा उस दिन 2 मिनट में इन लोगों ने वहां से उठा दिया परसों वो आंदोलन, और बहुत गलत किया है। बेरोजगारों के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। परसों रात को मुझे दुख हो रहा है, कल वो बहनें जो रो रही थी सुबह, सारी की सारी जो रात तक रुकी हुई थी, उनके आंसू मेरे से देखे नहीं गए, मुझे बहुत दुख हुआ। 2013 की जो भर्ती थी उसको डबल भी भरत बेनीवाल ने करवाया था। पूरी दुनिया को पता है ये बात, मेरी फेसबुक आईडी खोल के देख लेना। 7,459 पद निकाले गए थे उसमें सबसे पहले, और उसके बाद हमने आंदोलन करके उन पदों को डबल करवाया था। और आप लोगों तक बहुत ही बड़ी खुशखबरी, जो नर्सिंग के जो छात्र हैं मेरे, जो नर्सिंग के 10 साल से 11 साल से जो मेरे भाई वेट कर रहे थे, उसका तोहफा मैं बहुत जल्द उन लोगों को देने जा रहा हूं। उमेश भाई थैंक यू। मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि जो बोलता हूं वो करता हूं, और जो मेरी जान चली जाएगी मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैं दूसरे लोगों की तरह बोलता नहीं हूं कि मैं ये कर दूंगा और वो फाड़ दूंगा। मैं बोलता हूं जो करता हूं, ये नियम है, और बोलूंगा जो करूंगा, चाहे मेरी जान चली जाए, मेरे को आजीवन जेल में डाल दे। और मैं ये और बता देता हूं सरकार को कि मैं अनशन पे नहीं बैठूंगा। अनशन सिर्फ अनसुन होते हैं, अनसुने होते हैं।
हम करेंगे ऐसी तैसी। और ऐसी तैसी कई लोग कल परसों बेरोजगार एक आंदोलन कर रहे थे करके, और उनका यूज करके जो किया, उनकी मांगे भी नहीं रखी और कोई दूसरी मांगे करवा के पूरे आ गए। तो उन साथियों को भी मैं कहना चाहता हूं कि ऐसी तैसी, वो कह रहा था, बोले मेरी बात सुन के कि भी तांडव मत करेंगे बेरोजगार। तो तांडव क्या होता है वो तो भरत बेनीवाल जानता है, और अपन ने किया भी है और आगे भी करेंगे। और ऐसा तांडव करेंगे कि सरकारें याद रखेंगी। ये मान लीजिए इतिहास में ऐसा आंदोलन कभी नहीं हुआ हो, वो आंदोलन अभी होंगे। और जो पहले भी हुए हैं, जो इतिहास में याद रखे गए हैं, आज तक सबसे हटके आंदोलन अगर हुए हैं तो अपने ही हुए हैं। अचानक से कुछ बेरोजगारों को अभी आंदोलन याद आ गए थे। वो इसलिए याद आ गए थे क्योंकि अभी मंत्रिमंडल का गठन होना है, थोड़े दिन बाद मंत्रिमंडल का गठन होना है, विधानसभा सत्र पूरा होते ही, उपचुनाव होते ही। और दूसरा, जो आयोगों के चेयरमैन बनने हैं, तो बेरोजगार आयोग भी एक गठन करवा के उसका भी चेयरमैन एक भाई बनना चाहता है। सब उसका नाम भी जानते हैं, मैं नाम बता के उसको और ज्यादा वो हाईलाइट नहीं करना चाहता। बहुत दुख होता है ऐसे लोगों के नाम लेते हैं तो भी। तो मैं अब आपके सामने एक बात कहना चाहता हूं। शुरुआत करता हूं बजट से, और क्या क्या हमारी मांगे थी। आज से 10 दिन पहले हमने महापड़ाव खत्म किया था, सीएचओ का 15 दिन पहले, आप सभी को ध्यान है। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की भर्ती थी, उसमें मुख्य मांगे हमारी थी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की भर्तियां पूरी करी जाए, प्लस नई कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की भर्तियां आनी चाहिए, प्लस उसके अंदर थी जितनी भी मेडिकल विभाग की जितनी भी भर्तियां हैं, चाहे वो नर्सिंग की हो चाहे किसी भी चीज की हो, सारी की सारी भर्तियां लिखित परीक्षा से होनी चाहिए। मेडिकल में लिखित परीक्षा से होनी चाहिए, लिखित परीक्षा से होनी चाहिए, और लिखित परीक्षा से सिर्फ होनी चाहिए। ये जिस दिन ये काम हो जाएगा, मैं बहुत जल्द इसका नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए जारी करवाऊंगा। आप चिंता मत करो, बिल्कुल आप लोगों के लिए हर तरीके से लड़ाई लड़ रहा आपका भाई, और पक्का मैं करवा के छोड़ूंगा। आपने बजट देख लिया होगा साथियों, बजट में मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं जो अपनी मांगे थी। किराए माफी की मांग थी, जो लॉकडाउन में जब सब घर पे बैठे थे, ट्वीट से अपन ने अभियान चलाया था किराया माफ करने के लिए, भाई लोगों का किराया माफ हो। रोडवेज का भी सब तरीके का, बेरोजगारों के सेंटर नजदीक उपलब्ध कराए जाए, वो भी मेडिकल विभाग से ही पहली शुरुआत हुई है। अपन ने अपने सभी के गृह जिलों में सेंटर दिलवाए थे, सीएचओ के सभी के, कि भी आप लोग नजदीक, गृह जिलों के नजदीक आप लोगों के सेंटर रहे। जहां तक है कोशिश यही रहेगी कि मैं नजदीक करवाऊंगा। और किराया आगे से माफ करने की उसमें भी बात हुई थी, लेकिन उसमें नहीं हो पाई। बहुत जल्द मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि आप लोगों को किराए माफी के साथ साथ जो बाहरी राज्यों का कोटा है वो भी हम लोग बहुत जल्द खत्म करवा के, और उसका हम लोगों को बधाई नहीं चाहिए। जो संघर्ष है वो सबको दिखता है, जो स्ट्रगल है वो सबको दिख रहा है। एक दिन मेरे छोटे भाई साहब कह देंगे कि ये काम किसने किया किसने नहीं किया, सबको पता है, कोई बताने की जरूरत नहीं है। गूगल पे नाम डाल लो, सर्च कर लो, सब पता चल जाएगा कि किसने क्या किया है आज तक। जो लोग 1.5 साल से कोई आंदोलन नहीं कर रहे थे, जिन लोगों ने कुछ नहीं किया, अचानक से वो लोग आंदोलन करके बैठ गए जब मंत्रिमंडल का गठन होना था और आयोग का चेयरमैन बनना था। ऐसे वक्त में तो साथियों सब लोग ऐसे ही फर्जीवाड़े से उल्टे सीधे करते रहते हैं, उन पर ध्यान भी नहीं देना अपन को। और हम लोग एक नई जंग की शुरुआत के तहत कल से एक बड़ा आंदोलन हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। और हम लोग बजट का इंतजार कर रहे थे। बजट की मैं आप लोगों को कह देना चाहता हूं कि सरकार ने यह कहा है कि भी मेडिकल में विभाग में सबसे बड़ा बजट हमने पेश किया है। भैया हमने डंके की चोट पे सरकार की ऐसी तैसी कर रखी थी, और इतनी जोरदार ऐसी तैसी कर रखी थी, वो बजट में भी आप लोगों को दिख गया होगा। वैकेंसियां टोटल 50,000 की घोषणा हुई है पूरे राजस्थान में। आप सभी को पता है, आप सबको पता है कि भी पूरे राजस्थान में सिर्फ 50,000 वैकेंसियों की घोषणा हुई है। और 1 मिनट मेरे साथी दोस्त हैं वो अभी बता देंगे आपको कि भी कौन कौन सी वैकेंसियां कहां कहां पे। 1 सेकंड में आपको बता देना चाहता हूं। पूरे राजस्थान में अभी एग्रीकल्चर विभाग की 1664 वैकेंसियां, ठीक है। एनिमल हस्बेंड्री की 836 वैकेंसियां, आयुर्वेद की 890 में से 500 और 490 के करीब, ये तो दोनों मिला के जो वैकेंसियां थी टोटल, ये मैं आप सभी को पहले भी हम घोषित कर चुके हैं और सब लोगों को बता भी चुके हैं। इनके लिए हमारा निरंतर संघर्ष भी चल रहा था। तीसरी, ये भी इन वैकेंसियों को भी केंद्रीय योजनाओं के तहत और राज्य की योजनाओं के तहत करवाया गया। वो मैं पूरी डिटेल से आप लोगों के सामने फेसबुक पे डाल दूंगा। एजुकेशन डिपार्टमेंट में सिर्फ 19,000 वैकेंसी हैं, जबकि
आप देख लीजिए, खुद देख लीजिए, पूरे राजस्थान प्रदेश में सबसे ज्यादा भर्तियां, शिक्षक भर्तियां आती हैं। वो क्यों आती हैं? क्योंकि शिक्षक डायरेक्ट वोट बैंक से सरकारों से जुड़ा रहता है और वो बिना बताए वो वैकेंसियां निकाल दी जाती हैं। स्कूलों की में टीचर्स जितने ज्यादा लगाएंगे ये लोग, टीचर्स इन सरकारों के समर्थन के होंगे तो उन लोगों को क्या आगे भविष्य में फायदा मिलता है, सरकारों को उन चीजों से वोट मिलते हैं, तो इसलिए टीचर्स ज्यादा से ज्यादा लगाने की कोशिश करते हैं हर बार। और उसी की तर्ज पे कोरोना के इस महाकाल में सबसे बड़ा कोई बजट अगर अपन लोग लेके आए तो इस बार अपन लोग लेके आए। मेरे सभी मेडिकल के विभाग के जितने मेरे साथी थे उनकी जीत हुई है और बहुत जोरदार जीत हुई है कि सरकारों ने सबसे ज्यादा बजट अपनी फील्ड पे लगाया इस बार। और वो इसलिए लगाना पड़ा क्योंकि हमने साफ कहा था कि किसी भी देश का मेडिकल विभाग और एजुकेशन विभाग अगर कमजोर है किसी भी राज्य का, तो वो राज्य पूरी तरह से खत्म है। कोरोना में इनको पता भी लग गया था और अपन ने सब तरीके से इनको जागरूक भी किया साथियों। अब आगे आइए, फॉरेस्ट की सिर्फ 1700 तो एजुकेशन की 19,000 वैकेंसियां। कई लोग कहते हैं हमने आंदोलन कर दिया, ये फाड़ दिया, वो फाड़ दिया। ये 19,000 वही वैकेंसियां जो रीट की अभी जो चल रही हैं, जो वैकेंसियों के फॉर्म भी भरवा लिए गए थे, वो सारी वैकेंसियां मैं बता रहा हूं जो पुरानी वैकेंसियां हैं। नई वैकेंसियां सिर्फ इसके अंदर मेडिकल एजुकेशन की, जो अब मैंने वादा किया था आज से रोज के आप वीडियो देख रहे हैं, उसमें नर्सिंग ट्यूटर की जो भर्तियां हैं, जो हमने चुपके से कैसे भी करके करवाई, साम दाम दंड भेद, जिसके अंदर 350 वैकेंसियां सारी की सारी नर्सिंग ट्यूटर्स की हैं और मेडिकल एजुकेशन की जो लिखी हुई है। टोटल वैकेंसीज ओनली एंड ओनली नर्सिंग ट्यूटर की है। किसी को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल हमारी जीत हो गई है ये, और ये बहुत बड़ी जीत आप लोगों की। मैं बजट पे चर्चा करना चाह रहा था, कल भी करना चाह रहा था, लेकिन एक एक चीज की श्योरिटी होनी बहुत जरूरी होती है कि भाई हम लोगों ने जो मांगे रखी थी उनके अनुसार अकॉर्डिंग क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ है। प्लस दूसरा, इन लोगों ने क्या बेवकूफ बनाने में भी तो माहिर हैं। अब ये देखिए, आप ये कह रहे हैं कि भी यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की 5 लाख तक का इलाज फ्री, ये तो केंद्रीय योजनाएं हैं सारी भैया। आप जो राजस्थान की जो योजना है उनको भी आप पूरा करिए। मैं ये नहीं कहता बीजेपी भी ऐसी है तो कांग्रेस भी ऐसी है, दोनों ही एक जैसे हैं, क्योंकि नर्सिंग वालों के साथ तो उन्होंने भी बुरा कर रखा है। 80-20 का जो इश्यू चल रहा है उसका समाधान ये नहीं करेंगे तो इनका इलाज अब दिल्ली बिठाने जा ही रहे हैं। तैयारी है, चिंता मत करो सारे भाई, बिल्कुल आप लोग चिंता मत करो। इसके बाद गृह विभाग की 8438 पद, गृह विभाग में जो पुलिस कांस्टेबल की भर्तियां और एसआई की, ये मिला मिलू के और 8,500 के करीब भर्तियां हैं। ये भी पहले से आपको पता है, विज्ञप्ति जारी हो चुकी, तैयारी कर रहे हैं बच्चे। सारा वो का वो बजट है जो पहले से 1 साल 2 साल से जो चलता हुआ आ रहा है। मेडिकल हेल्थ की जो 5,000 वैकेंसीज हैं उसकी मैं बता देना चाहता हूं आपको। मेडिकल हेल्थ के अंदर स्टाफ नर्स ग्रेड द्वितीय की प्लस पैरामेडिकल की नई भर्तियां निकलवाऊंगा मैं भी, और भर्तियां निकलवाऊंगा। फार्मेसी की कुछ भर्तियां इसमें, मेडिकल हेल्थ की जो भर्तियां अभी बढ़वाने की बात चल रही है हमारे पदों के लिए, अभी तक भी उसमें डिसाइड नहीं हो पाया है। उन भर्तियों को इस 5,000 के अंदर पूरा नहीं जोड़ा गया है। जो पुराने वाली भर्तियां हैं, पहले फार्मेसी की जितनी भर्तियां होनी थी वो ही जोड़ी गई है। नई भर्तियों का अभी तक इसके अंदर पूरा ब्यौरा नहीं डाला गया है। वो ब्यौरा तभी डाला जाएगा, वो फाइल क्लियर हो जाएगी फाइनेंस डिपार्टमेंट से तब, क्योंकि अब जब इन्होंने 5,000 का बजट में ये डाला है कि फार्मेसी में 5,000 टोटल भाई 5,000 मेडिकल हेल्थ की जो वैकेंसी है वो होंगी, तो इस तरह से डाला है। तो उससे ये लगता है साफ साफ कि ये फार्मेसी के पदों को नहीं बढ़ाएंगे, चांस यही लग रहा है। पहले बढ़ाने की बात हो रही थी। अपन लोग बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, बहुत कुछ करेंगे, किसी को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। सीएचओ की बात कर रहे हैं, सभी साथी पूछ रहे हैं बार बार सीएचओ की फाइनल लिस्ट। तो साथियों, सीएचओ की फाइनल लिस्ट 2 या 3 दिन मैंने पहले भी बताई थी आपको, 25 से 28 के बीच में, 25 से 27 के बीच में लास्ट एंड 25, 26, 27 आप लोगों को खुले दिल से कह रहा हूं कि 25 से 27 के बीच में फाइनल है। 100% लिस्ट जारी हो जाएगी और बहुत जल्द हम लोग जीतेंगे और यह सीएचओ का फाइनल होगा। इसके बाद अगली विज्ञप्ति 10 अप्रैल से पहले मतलब 31 मार्च बोला था मैंने, मैं उसके लिए माफी चाहता हूं मेरे छोटे भाइयों से। 31 मार्च से 10 अप्रैल के बीच में नेक्स्ट विज्ञप्ति जारी करवा दी जाएगी। अभी 5,000 की जो 5500 की जो हमारी फाइल थी उसमें से 3500 के लिए इन्होंने यस कर दिया है। वो भी केंद्र से बजट आया है, सारा आप लोगों को पता है। और आप लोग तैयारी में लग जाओ मेरे छोटे भाइयों, आप लोगों के लिए इतनी बम्पर भर्तियां लेके आऊंगा, आपका भाई का साथ बनाए रखो। मैं चैलेंज करता हूं, 7800 तो ये हो गई। सीएचओ की जो इन्होंने घोषणा की है कि 11,000 भर्तियां हम लोग करेंगे, तो 11,000 में 7800 तो वो है जो पहले वाली थी, वही जोड़ के बता दी इन्होंने इस बजट में। दूसरा, जो न्यू वैकेंसी है उसकी 3500 की
तो फाइल क्लियर हो चुकी है, मैं आपको क्लियर बताता हूं, उस पर तो साइन होके भी आ गए हैं। बहुत जल्द उसको इस भर्ती कंप्लीट होते ही और इसमें जो भी आगे जो भी वेटिंग का है जो भी होता है अभी, उसके बाद हम लोग अगली जो विज्ञप्ति है उसको जारी करवाएंगे और 1 सितंबर से के लगभग इसका बैच शुरू करवा देंगे। लगभग कोशिश करेंगे कि अगली सीएचओ के लिए बैच शुरू करवा दे। और आप लोगों से ये कहना चाहता हूं मैं कि सीएचओ के लिए आप लोग साथ दीजिएगा, क्योंकि सीसीएच की आगे चल के प्रायोरिटी रख सकते हैं ये लोग, तो हम लोगों को पहले से इसके अंदर तैयारी रखनी होगी, सरकारों से लड़ाई रखनी होगी, तब जाके इन जो चीजों को ये अटकाने का हर तरीके से प्रयास करती हैं सरकारें। तो अगली भर्ती अटके नहीं, उसके लिए हम क्लियर तरीके से केवीएट के तहत पूरी भर्ती करवाएंगे। 3500 तो ये और 2000 की अलग फाइल जो इन्होंने करने का प्रयास किया है, इनको बार बार क्या बढ़ाइयां चाहिए, तो वो बढ़ाइयां चाहिए तो वो सीएचओ जोड़ के और पूरे 11,000 सीएचओ तो है ही है, लगभग 13 से 14,000 सीएचओ हम लोग करवा के छोड़ेंगे। और उसके बाद जो सेकंड ग्रेड स्टाफ नर्स की भर्तियां है, सॉरी नर्सिंग ऑफिसर ही बोलूंगा मैं तो, क्योंकि ये कर्मचारी संघ वाले पता नहीं कितने दिन से लगे हुए हैं इनसे, आज 5 साल में 4 साल में एक पदनाम चेंज नहीं हुआ। वहां चले जाते हैं मांग रखने के लिए, 100 रुपए धुलाई भत्ता बढ़ा दो, 100 रुपए किराया भत्ता बढ़ा दो, फलाना भत्ता बढ़ा दो, इनसे होता कुछ है नहीं। पता नहीं मेरे कर्मचारी संघ वाले जो बड़े हैं वो क्या करना चाहते क्या नहीं करना चाहते, कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो उनको भी मैं कहना चाहता हूं जो अच्छे से काम करेगा तो उसके तो हम साथ हैं, और कोई नहीं करेगा तो अब तुम्हारा भी इलाज करेंगे बहुत जल्द, सारे के सारे तैयार हो जाएं, क्योंकि बैठे बैठे एसएमएस में फ्री का रोटियां तोड़ रहे हैं कई, और फ्री में 200 400 500 नेता है एसएमएस के अंदर। अकेले एसएमएस में 9 से 10 संगठन है कर्मचारी संघ के, 10-12, उसमें कोई तो अब मैं नाम नहीं लेना चाहता, और वो लोग बैठते हैं, उनको नौकरी करनी नहीं है, नेतागिरी करनी है। 200 से 300 पदाधिकारी हैं, आंख बंद करिए यूं भाटा फेंकोगे ना, पत्थर फेंकोगे यूं तो वो भी अध्यक्ष और सचिव की गाड़ी पे जाके गिरता है। तो ये हालत है हमारे प्रोफेशन की, सभी प्रोफेशनों की। पैरामेडिकल में भी यही हालत है, और इसमें आपके पैरामेडिकल में फिर भी अभी कर्मचारी संघ में ज्यादा वैसा नहीं है, लेकिन अच्छे हैं उसमें कई लीडर्स। बाकी जो फार्मेसी में भी ऐसे ही है, औरों में भी ऐसे है, वो लोग काम ही नहीं करना चाहते। तो साथियों अब मैं आपको नेक्स्ट बात बता देना चाहता हूं, सीएचओ की भर्ती की हो गई है ना, उसके बाद आप लोग आ जाइए, सबसे मेन बात बताता हूं आज आपको, नर्सिंग की बात चल रही है तो 25 नर्सिंग कॉलेजेस नए गवर्नमेंट की तरफ से खोले जाएंगे, सरकार ने ऐसा कहा है। साथियों मेरे ये समझ में नहीं आ रही, पहले से इतने नर्सिंग कॉलेजेस खुले हुए हैं, आप कहते हो गवर्नमेंट कॉलेजेस खोले जाएंगे। ये किस तरह के गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जिनके अंदर 50,000 फीस, 50,000 40-50,000 रुपए फीस ले रहे हो आप। प्राइवेट कॉलेज इनसे ज्यादा अच्छे इसलिए हो गए क्योंकि प्राइवेट कॉलेजों में कम से कम इंटरनल तो ढंग के भेजते हैं, गवर्नमेंट कॉलेजों में तो बेचारों को 10-10 11-11 12-12 इंटरनल मार्क्स भेजे जाते हैं, उनकी मेरिट ही नहीं बन पाती, और फिर तुम भर्तियां कराने का प्रयास करते हो मेरिट से। तो ये कौन सा न्याय है उन बच्चों के साथ, प्योर अन्याय। ये चीज आपको मैं कह देना चाहता हूं कि कोई 25 नर्सिंग कॉलेज का एक ही तो बजट का रुपया नहीं आया है, उसमें साफ बताता हूं मैं आपको, सिर्फ घोषणा है ये 25 नर्सिंग कॉलेज खुलेंगी, इसकी घोषणा है, और मैं कोशिश करूंगा कि भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके बदले में आप लोगों को प्राइवेट सेक्टर की कॉलेजेस बंद करनी पड़ेंगी जो गलत तरीके से चल रही हैं, जिनकी सिर्फ दुकानें हैं। 400 नर्सिंग कॉलेज चल रही हैं, 200 जीएनएम की नर्सिंग स्कूल चल रही हैं, और 200 बीएससी नर्सिंग की। तो क्यों भाई 25 नर्सिंग कॉलेज, और क्यों इतने बेरोजगार तैयार करना चाहती है सरकार, करना क्या चाह रहे हो आप? इस राजस्थान की यह हालत है कि पहले से 2-2 लाख बेरोजगार बैठे हैं, आज तक इन्होंने किसी भी बेरोजगार को नौकरी देने का काम नहीं किया। जब नौकरी देने की बात आती है, सीएचओ की भर्ती के लिए आंदोलन करने पड़ते हैं। स्थायी भर्ती के रूप में आपने एक भर्ती अभी तक निकाली नहीं है कि बेरोजगार फ्रेशर बेचारे 2010 से दोनों भर्ती हमने निकलवाई। 2013 भी मेरा आंदोलन था, 2018 तो सबको पता है कि अपन लोगों ने कितना बड़ा संघर्ष किया था। किसी भी एक व्यक्ति ने अगर नई भर्ती के लिए कि नई भर्ती निकाली जाए उसके लिए ज्ञापन भी दिया हो राजस्थान में तो बता दो। और राजस्थान के इतिहास की सबसे बड़ी रैलियां हमने की जिससे नई भर्तियां आई। उसके बाद उन भर्तियों को मेरे संविदा कर्मियों भाइयों को जो पुराने लगे हुए थे उनको परमानेंट करने के लिए लोगों ने और कैसे भी करके मेरिट से और बोनस अंक से करा दी। अब जो एक बेरोजगार नेताजी जो आंदोलनकारी बैठे थे 2-3 दिन से, वो 3-4 दिन पहले उनके लेटर पैड पे यह लिखा हुआ था कि भाई मेरिट से होंगी भर्तियां, मेरिट से कराओ भर्तियां, 2013 वाले तभी परमानेंट हो सकते हैं। साथियों
एक तरफ तो वो मेरिट से कराने की कह रहा था, आज अचानक उसने ट्वीट कर दिया कि भाई लिखित परीक्षा से भर्ती, मतलब उसने पोस्ट डाली है कि लिखित परीक्षा से भर्ती। उसको पता चल गया कि भरत बेनीवाल लिखित परीक्षा से भर्ती करवा लाया, क्योंकि लगातार 3 महीने से मेरे सारे वीडियो आ रहे हैं, सब में लिखित परीक्षा का मैंने बोला है और सभी को पता है, संघर्ष चल रहा है कि ये लिखित परीक्षा से होने के चांसेस हैं। तो उसने लिख के डाल दिया कि लिखित परीक्षा से होनी चाहिए, हमारी मीटिंग हुई, हमने मांग रखी। अरे भैया तूने कौन सी मांग रखी? आज तक तूने लिखित परीक्षा का कहीं नाम भी लिया हो तो मेरे को बता देना। साथियों, लिखित परीक्षा से सारी भर्तियां होंगी, पारदर्शी होंगी, किसी के साथ धोखा नहीं होगा। कोई 12वीं क्लास सीबीएसई बोर्ड से है, कोई गवर्नमेंट स्कूलों से है, कोई प्राइवेट स्कूलों से है, किसी की भी मेरिट समान नहीं आकलन कर सकते। दूसरी बात, बीएससी नर्सिंग और जीएनएम की भी मेरिट अलग अलग रहती है। तो आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस सभी लोग जीएनएम और बीएससी नर्सिंग करते हैं। साइंस बीएससी नर्सिंग वालों का है तो आर्ट्स और कॉमर्स उनके है, तो किस आधार पे आप मेरिट बनाएंगे बताइए? तो साथियों, आप लोग बिल्कुल चिंतित ना हो, लिखित परीक्षा से सारी भर्तियां आ रही हैं, बहुत जल्द हम लोग जीतेंगे इस युद्ध को। इसके बाद में आपको बजट की कई चीजों पे मेरे को हंसी आ रही है देख देख के कि कितना भयंकर जनता को बेवकूफ बनाया है। पीएससी, सीएससी और इनमें जांचों का सिस्टम के लिए मैं बात करना चाहता हूं कि पीएससी और सीएससी इनमें जांचें बढ़ाई हैं, बहुत अच्छी बात है, आपने जांचें बढ़ाई, लेकिन पैरामेडिकल स्टाफ तो पहले वाला भी बैठा है, अब तक उसको आपने ज्वाइनिंग नहीं दी। पैरामेडिकल स्टाफ को पूरे को ज्वाइनिंग मिलनी चाहिए, हर हाल में पैरामेडिकल की और भर्तियां भी आनी चाहिए, क्योंकि पीएससी सीएचसीओ पे सभी पे जांचों की संख्या बढ़ाई गई है, तो अब पैरामेडिकल की भर्तियां बनती हैं, कम से कम 8 से 10 हजार भर्तियां और बनती हैं। सरकार को तुरंत प्रभाव से पैरामेडिकल वालों के लिए जांचों के लिए ये करनी चाहिए। आप पीएससी सीएचसीओ को और उप जिला अस्पताल उनको आप क्रमोन्नत करके कर रहे हो, भी पीएचसी से क्रमोन्नत किया आपने कई सीएचसीओ में, सीएचसी को क्रमोन्नत करके आपने उप जिला अस्पतालों में किया है, जो और कई मेडिकल कॉलेजेस में नर्सिंग कॉलेज भी खोल रहे हो, तो नर्सिंग ट्यूटर पहले से आपने उनमें पढ़ाने वाले तो पहले वाली गवर्नमेंट कॉलेजों में नहीं है एक भी स्टाफ, वहां उन स्टाफों को क्यों नहीं ले रहे हो आप? अब ये नर्सिंग ट्यूटर की, प्रोफेसर की, प्रिंसिपल की, वाइस प्रिंसिपल की, वहां पे सब जगह पोस्टें खाली पड़ी हैं, जो बैठे हैं वो अपनी दादागिरी से और डेपुटेशन से बैठे हैं, तो उनको आप तुरंत प्रभाव से, जो पहले से खाली पड़ी है पहले तो उनको भरो, उसके बाद आगे की कॉलेजेस खोलना, उनकी मान्यताएं लेना, सारा काम करना, आपके लिए हम मना नहीं कर रहे हैं। लेकिन आज आप कई लोग तो ऐसे जो है सेकंड ग्रेड स्टाफ नर्स वाले हैं और वो एमएससी वालों को पढ़ा रहे हैं, एमएससी नर्सिंग वालों को, कहां का न्याय है ये क्या तरीका हुआ? तो ये बहुत जरूरी है। बाकी सीएचओ के जो मेरे साथी हैं जो बार बार सस्पेंडेड वाले कह रहे हैं, उनसे सभी से मेरी बात भी हो रही है, निरंतर सबके डॉक्यूमेंट्स भी लिए जा रहे हैं। आप लोग जल्द से जल्द कोर्ट में भी प्रक्रिया चालू रखो, क्योंकि ये लोग फिर क्योंकि जैसे ये रिजल्ट आएगा उससे पहले तो आप लोग लगाएंगे तो भी वैसे भी खारिज हो जाएगा। यूं कहते हैं कि भाई अभी तक हमने इनके बारे में कोई निर्णय नहीं लिया है, तो आप लोग कैसे भी कोर्ट में चले गए? तो ये बात हो रही थी। पहले कई लोग चले गए, तो वो लोगों को मैं आपको साफ सुथरे तरीके से कहना चाहता हूं कि उन्होंने खारिज करवा, अरे लगभग जो सस्पेंडेड वाले थे आधे 70 से 80% लोग कोर्ट में चले गए। बताओ, मैंने कहा था जब, अब ये क्यों कमेटी बनाएंगे? कमेटी बनाएंगे तो उसमें पॉजिटिव फैसला, क्योंकि कैसे दे देंगे वो, तो कोर्ट में दे दिया उन्होंने जवाब उल्टा सीधा। अब इसका तरीका कैसे न कैसे करके इसका वो निकाला है मैंने। अब तो एक बार सारे जने एक मीटिंग कर रहे हैं सटासट, जल्दी से जल्दी, और हम लोग एक बढ़िया तरीके से इसके लिए प्लान कर रहे हैं। तो आप लोग आ जाइए, सभी मिलिए बैठ के, और अपन लोगों को हर तरीके से इसका समाधान करना है। साथियों, अब जो पीएससी सीएससी आए हैं उनके ऊपर जो स्टाफ लगे हुए हैं नीचे से लेके ऊपर तक, उनका पेमेंट देखो आप, उनके 7-7 हजार में नर्सिंग वाले साथी काम कर रहे हैं। क्या मजाक लगा रखा है भाई? ये आपने मेडिकल कॉलेजेस खोल दिया 28, ठीक है, खोल दिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनमें आज हॉस्पिटल्स में केंद्र का जो केंद्र की योजना के तहत वो मेडिकल कॉलेजेस खुले थे, आज तक उनमें जो केंद्र का बजट आया वो आप लोगों ने लगाया नहीं। अब आप लोगों ने बेडों की संख्या बढ़ा दी उनमें कि भाई 300-350 बेड होंगे उस हॉस्पिटल में, 400 बेड होंगे, उसमें क्रमोन्नत किया जाएगा, ये किया जाएगा। आज तक क्यों नहीं किया? कब से बजट आया पड़ा आप लोगों के पास? अब आपको याद आए तो अब आपको याद आए, कोई बात नहीं, आप बेड बढ़ाइए, लेकिन उनमें जो नर्सिंग स्टाफ है, उसमें फार्मासिस्ट है, उसमें पैरामेडिकल स्टाफ है, उसमें जितना भी स्टाफ लेना चाहिए आप लोगों को, चाहे वो आयुर्वेद के, अब कह रहे हैं कि 1000 जो सेंटर्स हैं, 1000 सेंटर्स, उनको वो किया जाएगा आगे, तो 1000 सेंटर्स
केवल धोती घोषणा, ये भी केंद्र का प्रोजेक्ट है, उसके बावजूद आप लोग पैसे नहीं लगा रहे हो। मतलब ये करना क्या चाहते हो आप लोग? या तो आप खुद की तरफ से थोड़ा बहुत तो करेंगे। 100 रुपए आप लोगों ने पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी, आप 7-7 हजार तनख्वाह दे रहे हो। आप लोगों ने महंगाई इतनी बड़ी भयंकर बढ़ा दी, हालत ये खराब कर रखी है। जब तक सारे युवा एकजुट नहीं होंगे, जब तक हम लोग हमारे असली लीडर को नहीं पहचानेंगे, जब तक हम लोग लड़ाई मजबूती से नहीं लड़ेंगे, तो ये सरकारें ऐसे ही बेवकूफ बनाने वाले बजट निकालती रहेंगी। हमें इन सरकारों के खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा। और आंदोलन, आपको पता है आंदोलन की बात सीधी सी मैं ये बता देता हूं कि भाई एक एक अधिकारी, आप देखते हो खुद, रोज फोटोज देखते हो, सारी चीजें देखते हो, एक भी अधिकारी के साथ जो बेरोजगार नेतागिरी करने की बात करते हैं, फोटो तो बहुत दूर की बात, मिलके दिखाते हैं वो लोग। ये हालत है सचिवालय में। जब किसी का एक छोटा सा वो नहीं बना करता था पास, तब मैं सचिवालय में बैठा रहता था सुबह से शाम तक, आप लोगों के लिए दिल्ली बैठा रहता था। साथियों, हम लोगों ने रात दिन आप लोगों के लिए लड़ाई लड़ी। अब आप लोगों का जो भाई लोग थोड़ा सा भी नेगेटिव रहते हैं वो भी मेरे ही भाई हैं, कोई बुराई नहीं है, लेकिन आप लोग आओ, एकजुट हो, इस मेडिकल फील्ड को बदलो। ये छोटी छोटी चीजों को लेके आप लोग वो मत रखा करो। मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि भाई जो सारे साथी हैं जो साथ दें, जिससे हम लोग इस बजट को, जैसे दिखावटी बजट ये लोग प्रस्तुत करते हैं, बजट हर बार प्रस्तुत होते हैं, बड़े बड़े बजट, ये भर्तियां, वो भर्तियां, ऐसी भर्तियां, ये कर देंगे बेरोजगारों के लिए, ये कर देंगे उनके लिए, ये कर देंगे मेडिकल वालों के लिए। ये सब इन्हीं सरकारों की मिली भगत रहती है। ये बेरोजगारों के नेता भी इन्हीं के रहते हैं, इन्हीं के चमचे रहते हैं कि घुसाओ, अब इसको हाईलाइट करके चेयरमैन बना देते हैं, बस ये सिस्टम रहता है इन लोगों का। इन लोगों को जब से आप लोग समझने लग जाओगे, आप लोगों का भला होना शुरू हो जाएगा। एक तो आप अपने दुश्मन को पहचानना सीख लो, एक खुल के बोलना सीख लो, दो चीजें ध्यान रख लो, एक अपने लीडर को पहचानना सीख लो। तीसरी बात याद ये रखनी है आपको, एक दुश्मन पहचानना, एक अपना लीडर पहचानना, और तीसरा खुल के बोलना सीख लो। मैं कह रहा हूं, और एकजुट होना सीख लो, किसी की बातों में मत आओ। आप लोगों के भविष्य का सवाल है, हमारे जनता के स्वास्थ्य का सवाल है। ये भर्तियां, यूं कहते हैं भर्तियों की मांग उठाते हैं, भैया हम भर्तियों की मांग नहीं उठा रहे, हम हमारे जनता के स्वास्थ्य की मांग उठा रहे हैं। अगर हमारी जनता का स्वास्थ्य मजबूत होगा तो भर्तियां भी आएंगी और सारा काम होगा, तब जाके ही वो स्वास्थ्य होगा। सारे साथी लोगों से निवेदन है मेरा कि जितने साथी हैं सबको पता है कि सीएस से भी मुलाकात हो गई, सारी भर्तियों के लिए, एक एक चीज के लिए। सीएस साहब ने लिखित परीक्षा से आश्वासन दे दिया था, फाइल चला दी थी, सारा काम हो गया। हेमंत गेरा जी से मैं आज मिल लिया हूं दोपहर में, तो हेमंत गेरा जी से मिलने के बाद लगभग तय हो गया, पूरा फाइल कंप्लीट हो चुकी है अपनी, लगभग एंडिंग पे है। एक झटका और देंगे, शानदार वाला जोरदार सा अटैक करेंगे और उसी में सारा काम हो जाएगा। आगे से जो पैरामेडिकल वाले साथी, जो पैरामेडिकल काउंसिल से बेचारे परेशान होके पास ही नहीं होते, आरयूएचएस से बेचारे नर्सिंग के, डेंटल के, एमबीबीएस, बीडीएस, सारे जो पास तक नहीं हो पाते, पास होना मुश्किल हो जाता है जिन लोगों के लिए, उनको मेरिट पे आप भर्तियां करवा देते हो, और उनमें बाहर के जो एमपी से, यूपी से, वहां से डिग्रियां फर्जी बनवा के लाके वो लोग नौकरियां लग जाते हैं। ऐसा केस कब तक चलेगा? नहीं चलेगा, अब नहीं चलेगा। आंदोलन है, आंदोलन चलेंगे, और आंदोलन जिस दिन ये लगेगा कि आंदोलन में भी अब ये काम नहीं हो रहा है, तो लठ बजेंगे और वो मैं बजाऊंगा, जेल भी जाऊंगा, सब कुछ होगा, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन लेने की बिल्कुल नहीं है जरूरत। आप लोगों को बिल्कुल हर तरीके से आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। पहले भी 2-3 महापड़ाव डाल दिए मैंने इस 2 महीने में, 3। सरकार खुद टेंशन में है, सरकार कहती है कि आके हमसे बात कर ले भाई, आके बात कर ले, तू जो बोलेगा वो करेंगे, तू बार बार ये पंगे मत कर। रोज सरकारें ये कह रही हैं, खूब कह रही हैं जचा के, और काम होंगे, सभी के होंगे। अपन उन लोगों को पता है कि ये बहुत ईमानदार आदमी है, कहीं भी तो ना तो इनके अंटे में आने वाला मैं किसी के, और इनको अंटे में मैं लूंगा और शानदार अंटे में लेंगे, चिंता मत करो। जो अधिकारी का भी आपने वीडियो देखे थे, कोनों में ले लेके ऐसी करिए, इनकी सीढ़ियों पे चढ़ा दिया था 1-2 को, तो और 1-2 को आरयूएचएस वाला वीडियो आने वाला है। वीडियो आज बन गया था, बढ़िया ऐसी हो गई। आरयूएचएस के वीसी की मैंने ऐसी कर दी जचा के, जिंदगी में याद रखेगा। वो जिस आदमी की 80 उम्र हो गई, 80 साल की उम्र हो गई, घर बैठा है, यूं कह रहा वर्क फ्रॉम होम 6 महीने से, वो आदमी वहां पे मतलब यूं राज्यपाल से ऑर्डर ले रखा है वीसी साहब ने कि मैं घर से वर्क फ्रॉम होम करूंगा।
भैया तेरे से जब नहीं चल रहा काम तो किसी दूसरे को आने दे। क्यों बैठा है तू यहाँ पे? क्या तू दुकान चलाना चाहता है, कुछ और करना चाहता है? यहाँ पे बार बार वहां पे भर्तियां थी, जो वैकेंसियां थी वो 46 नर्सिंग ट्यूटर की थी, नर्सिंग की सेकंड ग्रेड की थी, फार्मेसी की थी। क्या मजाक लगा रखा है? तुमसे काम नहीं हो रहा है तो तुम अपने घर पे जाके बैठो ना। क्यों यहाँ पे वीसी बन के बैठे हो? 6 महीने से वो आदमी एक दिन यूनिवर्सिटी नहीं आया, मेडिकल यूनिवर्सिटी। फिर इन्होंने मेरी से उससे वार्ता करवाई तो ये कहता है कि भी तू जो बोलेगा मैं कर दूंगा, तेरी जो मांगे वो भरत पूरी कर दूंगा, लेकिन तू ऐसे मत कर। अरे भैया ये कौन सा तरीका है? मांगे क्या, जो जायज चीज है उसको करो। आप लोग गलत काम हो रहे हैं कई जगह पे, हर जगह पे गलत काम होने के प्रयास हो रहे हैं, तो आप हल्के में ले रहे हो क्या हम लोगों को, युवाओं को, कि कोई कुछ नहीं बोल रहा है तो मैं घर बैठा रहूंगा, फ्री की तनख्वाह उठाता रहूंगा, फ्री की रेपो बनाता रहूंगा। बहुत हो गया, बहुत हो गया। अब और नाटक नहीं चलेंगे बिल्कुल। आप लोग टेंशन मत लो, इन लोगों की ऐसी तैसी कर देंगे। बहुत जल्द हम लोग जीतेंगे और आर पार की लड़ाई भी होगी। बहुत जल्द बहुत सारी वैकेंसियां आ रही हैं सभी साथियों के लिए। जो एक भी विभाग में, मेडिकल विभाग के अलावा एक भी विभाग की एक भी भर्ती नहीं आई है। जो भर्तियां थी वो पहले की थी साथियों, और उस तरीके से तो अपन ने सीएचओ में भी करवा ली और भी पैरामेडिकल की भी करवा ली। जो कोविड-19 के दौरान अपन लोगों ने कोविड-19 का बहाना लेके या किसी भी बहाने से अपन लोगों ने अपने पदों पे भर्तियां भी करवाई, सब कुछ करवा रहे हैं। और जो प्रमोट वाले हैं, कई छोटे भाई है जो टेंशन में चल रहे हैं, उनका भी बहुत जल्द कुछ समाधान होगा। टेंशन मत लो, सबका समाधान होगा। रेडियो टेक्निक पैरामेडिकल के साथी हैं, बार बार पूछ रहे हैं एलटी और आरटी की भर्ती के लिए। उसके लिए मैं बता देना चाहता हूं, कोर्ट में 22 तारीख थी, वो तारीख अगली तारीख 12 को चली गई है, 12 मार्च को। उसकी वजह से थोड़ी सी दिक्कत आ गई, नहीं तो थर्ड लिस्ट अब तक आ जाती। मैं आप लोगों से इतना कहना चाहता हूं साथियों कि आप लोगों की जो थर्ड लिस्ट का मामला है वो साफ शब्दों में उन्होंने कहा था कि हम ईसीजी और थर्ड लिस्ट दोनों, थर्ड लिस्ट के लिए उन्होंने उल्टा 22 का बोला था, लेकिन उनको ये डर हो गया कि 22 तारीख वाली तारीख आगे वाली तारीख पे चली गई। केस हम जीत चुके हैं, लेकिन उस पर कुछ छोटे मोटे डॉक्यूमेंट्स और मांग लिए थे कोर्ट ने, तो वो डॉक्यूमेंट्स देने के चक्कर में अगली तारीख चली गई थी। केस लगभग फाइनल हो चुका है, उसमें डिसीजन तो कोर्ट ने एक तरीके से दे दिया है कि कोई और अलाउ नहीं होगा उसमें। लेकिन जो साथी हैं उन लोगों को चिंता हो जाती है बार बार में, तो उनको मैं कह देना चाहता हूं कि साथियों थर्ड लिस्ट ही नहीं, पूरी भर्ती की लिस्ट ही, प्रोविजनल भर्ती की लिस्ट ही जारी करवाएंगे अब बहुत जल्द किसी भी तरीके से। और ईसीजी की 22 तारीख को करवाई दी थी, उससे ये साबित भी हो गया कि प्रक्रिया चल रही है। दोनों भर्तियां, तीनों भर्तियां एक साथ में हो रही हैं, सारी की सारी भर्तियां एक ही जना करवा रहा है, एक ही डिपार्टमेंट करवा रहा है, एक ही जगह से सारी फाइलें बन रही हैं। अगर उन लोगों को अपनी मांगे पूरी नहीं करनी होती तो उस दिन 22 तारीख को ईसीजी की, जो बुधवार का नाम लिया था, और उन्होंने 22 को ही जारी कर दी। तो ये अपन लोगों का ये मान लो कि खौफ है, मेरे पैरामेडिकल साथियों का खौफ है कि बहुत जल्द उनके काम हो रहे हैं। आप लोगों का जिस दिन ये कोर्ट में मैटर निपटा, उस दिन ये मैटर 3 दिन में मैं निपटा दूंगा, ये वादा कर रहा हूं। क्योंकि कोर्ट में ना तो सरकार कुछ कर सकती है, ना अपन लोग कुछ कर सकते हैं। आज जाके वहां अटैक करते हैं, आंदोलन करते हैं, अपन को आश्वासन भले ही मिल जाओ, अपन बैठे रहेंगे। अगले कोर्ट में तारीख जल्दी ले नहीं सकते हैं, क्योंकि सामने वालों का भी सिस्टम है, जो उन्होंने कोर्ट केस कर रखा है, वो सारे लोग कैसे जैसे बाहर हुए हैं, उल्टे सीधे लोग जो थे। और कुछ जो जिनके साथ न्याय होना चाहिए उनके साथ न्याय भी होना चाहिए, जो फेयर है, जिन लोगों का डिग्री विग्री का जो सारा सिस्टम है। मैं ये नहीं कहता, लेकिन मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि एक तो सारे साथी तैयार रहे आंदोलन के लिए। बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। मेरे संविदा कर्मी भाई भी हैं कई, जो अपनी तनख्वाह के लिए 4 मार्च को बैठ रहे हैं आंदोलन पे, धरने पे। तो उनका भी हमारी तरफ से सपोर्ट रहेगा पूरा। और उनकी तनख्वाह बढ़नी चाहिए, 26,800 रुपए सैलरी होनी चाहिए। 26,000 नहीं तो 20,000 तो कम से कम होनी चाहिए। उनके लिए मैं मिल भी लिया हूं सीएस साहब से, और रेगुलर मिलना हो रहा है। इस बजट में भी उनके लिए कोई घोषणा नहीं हुई। 15% तो हम कम से कम 1 अप्रैल से करवा ही देंगे, वो तो फाइनल बात हो ही गई थी हमारी। लेकिन हम क्या करवा देंगे, मेरे संविदा कर्मी भाई भी काफी संघर्ष कर रहे थे उसमें, उन्होंने भी प्रयास है उनके सभी के। मैं ये नहीं कहता कि हम करवा देंगे फलान, सभी मिलके कर रहे हैं। हम का मतलब यही समझा करो कि आप सभी ने मिलके किया है, ठीक है साथियों। आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लो, एकजुट रहो बस। ये लोग जो भी हमारे थोड़ा सा भी कोई व्यक्ति उल्टे सुल्टे के लिए कुछ गड़बड़ करने की कोशिश करता है, उसकी ऐसी कर दिया करो। मेरे साथी दिनेश भाई, बिल्कुल आप सही कह रहे हो। 80-20 का जो इश्यू है उसके लिए मैं आपको स्पष्ट शब्दों में बोलना चाहता हूं। 80-20 का मैटर जो चल रहा है, 80-20 का जो मैटर चल रहा है, उस मैटर को पूरी तरह से क्लोज कर दिया है। ये मान लो
एक झटका दिल्ली भी देख के आना पड़ेगा अपन को, एक अटैक दिल्ली भी होगा। उस दिल्ली कूच में अपन लोग बहुत तरीके से करेंगे, छापामार तरीके से करेंगे, हर्षवर्धन के होश उड़ाने हैं, तभी जाके काम चलेगा। नहीं बैठे रहो यहीं पे, एक ही दिन में काम होना चाहिए, वही आंदोलन होता है असली। असली सेनापति या असली राजा वही होता है, असली किंग वही होता है जो एक झटके में काम करवा लाए, अपनी सेना को भी नुकसान नहीं होने दे और युद्ध भी जीत के आए, सेना को खरोंच भी नहीं आने दे और युद्ध भी जीत के आए, वो होता है असली राजा। और हम लोगों को बहुत तरीके से, पूरी छापामार तरीके से काम करना। और मेरे मेडिकल फील्ड का जो युवा मेरे से जुड़ा हुआ है, वो हर एक राजा है, वो हर एक लीडर है, वो हर एक सेनापति है। और हम सरकारों की वो हालत कर देंगे जो जिंदगी में याद रखे जाएंगे। इतिहास में ये आंदोलन ना, ये इतिहास में याद रखे जाएंगे। अभी उपचुनाव आ रहे हैं, भाग भाग के हमारे काम करेंगे, भाग भाग के हमारे काम करेंगे, चिंता मत करो। फार्मासिस्ट भर्ती वाले बहुत टेंशन में चल रहे हैं, उनको मैं कह देना चाहता हूं भाइयों, लिखित परीक्षा से मैंने सारी भर्तियां करवा दी हैं, फाइनल हो चुकी है फाइल। मैंने हर वीडियो में बोला है कि लिखित परीक्षा से सारी भर्तियां होंगी, आप टेंशन मत लो। ये लास्ट पैरामेडिकल जो भर्ती है, जो मेरिट से हो रही है, ये दुनिया की आखिरी भर्ती है मेरिट से, राजस्थान में आखिरी भर्ती है साथियों। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, बिल्कुल चिंतित नहीं हो, बिल्कुल 1% भी चिंतित ना हो। सारी भर्तियां रिटर्न एग्जाम से होंगी और आपकी भर्तियों की, फार्मासिस्ट साथियों की बढ़ाने का हर एक प्रयास करेंगे। बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप लोगों से इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि जो नर्सिंग ट्यूटर वाले साथी हैं वो अपनी तैयारी में लग जाएं। उनकी भर्तियां बहुत जल्द मैंने तैयार कर दिया, पूरी फाइल हम लोगों ने तैयार करवा ली है। किसी को ज्यादा बता नहीं सकते थे क्योंकि उसमें कर्मचारी संघ वाले उल्टा दबाव बना रहे थे ताकि वो डीपीसी पे अपने अपने पद भरवा लेते हैं हर बार। लेकिन नए बेरोजगार युवा साथियों के लिए वो रोजगार नहीं निकलने देते हैं, डेपुटेशन पे आके बैठ जाते हैं। तो साथियों, ऐसे लोगों से लड़ाई लड़ने के लिए आपका भाई बैठा है, रात दिन एक कर देंगे। सीएचओ वाले जो साथी है वो वैकेंसियों के लिए नईयों के लिए तैयारी करें। पैरामेडिकल वाले साथी है वो भी चुपचाप अब पढ़ाई शुरू कर दें क्योंकि आगे की भर्तियां सारी लिखित परीक्षा से होंगी। पहले ही बता देता हूं, बाद में यूं कहोगे कि बॉस बताया नहीं। तुम लोग पढ़ते हो, तुम पढ़ के पास होते हो। जो बाहर वाले कई लोग हैं जो बिना पढ़े डिग्रियां ले लेके आ जाते हैं, वो अब कहीं भी आपके आसपास आपके साथ कंपटीशन में बैठेंगे तो आप अपने आप ही नंबर लेके आ जाओगे क्योंकि पारदर्शी पूरा सिस्टम रहेगा। और जो सभी सरकार को एक चीज के लिए मैं धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि सरकार ने मेडिकल विभाग में चलो कुछ तो ध्यान आकर्षित किया, चाहे वो केंद्र की हो चाहे इनकी हो, उसके लिए मैं धन्यवाद भी देना चाहता हूं। और दूसरी बात, जो किराया माफी का जो अपनी मांग थी उसको पूरा किया, बहुत बड़ी धन्यवाद देता हूं मैं। एक मांग अपनी और है, 2-3 मांगे हैं जिसमें एक तो एग्जाम सेंटर हमारे जो क्षेत्र है जो नजदीक रहे, मतलब 100 किलोमीटर के अंदर अंदर 50 से 80 किलोमीटर के दायरे में एग्जाम सेंटर रहना चाहिए। कम से कम 100 मान लो आप, 100 के आसपास एग्जाम सेंटर रहने चाहिए आगे भविष्य में जो भी एग्जाम हो। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, बाहरी राज्यों का कोटा फिक्स किया जाए। किराए वाला अपन ने रखा था जो अपना पूरा हुआ है। कई लोग इसके लिए मांग पत्र में भी नहीं लिखा हुआ था उन बेरोजगार नेताओं के, उनकी कल परसों तो 16 सूत्री मांगे जिसमें 16 की 16 भर्तियां थी जिसमें वंचित रह गए थे। और उनके सबके चाहे जिसके नाम लिख दिए, जो नाम सुनने में आता है वही लिख देते हैं वो लोग, क्योंकि उनको तो सोशल मीडिया पे हाईलाइट होना रहता है, अपने व्यूवर्स बढ़ाने होते हैं। मेरे को अगर मेरे व्यूवर्स बढ़ाने हो ना तो मैं बीएड वालों का एक बार मुद्दा उठाऊंगा, उसी में ही पूरे के पूरे फॉलो करने लग जाएंगे। साथियों, मैं भी न्यूज डाल सकता हूं बीएड की इनकी, लेकिन मैं बेमतलब का सिस्टम में नहीं पढ़ता। जितना मेरे से हो सकता है उतना ही करता हूं, बेमतलब की बातें नहीं बोलता। जितना दम होता है उतना करना चाहिए, और दम इतना है कि कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जितने पांव उतने ही फैलाओ जितना आप कर सको। देखो सीधी सी बात है, हम लोग कर सकते हैं, लेकिन मैं मेरे मेडिकल भाई के जितने भी साथी भाई हैं उनके साथ गड़बड़ नहीं होने दूंगा किसी भी हाल में। उनका हर तरीके से भला करूंगा। जिस दिन मैं इन दूसरे सिस्टमों में पढ़ने लग गया उस दिन मेरे मेडिकल वाले भाई, मुझे पता है मेरा मेडिकल प्रोफेशन पिछड़ जाएगा। मैं भी लीडरशिप कर सकता हूं वहां की, और ऐसी लीडरशिप कर सकता हूं कि एक दिन में मैं कह रहा हूं 10 दिन में मेरे कम से कम 5 लाख फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे। 5 लाख फॉलोअर्स, सबको पता है ये बात। तो साथियों, आप लोग चिंता मत करो। कई साथी कह रहे हैं सीएचओ में ट्रेनिंग में वो दिलवाइए आप कोई तनख्वाह वगैरह। तो साथियों, 6 महीने हैं, ट्रेनिंग कर लो, लेकिन चलो कोशिश करूंगा मैं स्टाई फंड की उसके अंदर। और जो 5 साल वाली कई लोग बॉन्ड पेपर की बात करें तो बॉन्ड पेपर, या तो बॉन्ड पेपर हटवा लेंगे अपन, या 5 साल की करें तो ये स्थायी करें। इनको सीधी सी 2 ही मांग रखी है मैंने कि भाई 5 साल के लिए कर रहे हो तो इनको परमानेंट करना पड़ेगा आपको, जैसे हरियाणा में किया गया है, क्योंकि 5 साल बाद ये पढ़ने लायक नहीं बचेंगे, इनकी एजुकेशन का सिस्टम पूरा क्लोज हो जाएगा।
और 2013 वाली एएनएम जीएनएम वाले जो साथी हैं उनको किसी और कैडर के थ्रू या किसी तरह से किसी ग्रामीण योजना के तहत कोई ना कोई करके और उनका समाधान हो जाए तो हो सकता है समाधान, नहीं तो उनका कोई समाधान नहीं होने वाला है। साफ बता दूं आपको, अगर झूठा आश्वासन किसी ने दिया है 2013 वाले साथियों को कि भाई आप लोगों का कुछ हो जाएगा, तो साथियों मैं आपको स्पष्ट शब्दों में कह देना चाहता हूं कि जितने लोग वंचित रह गए थे उनमें से 2-3 को छोड़ के किसी का भला नहीं हो रहा है अभी तक। उनका भला हो, हम यही चाहते हैं, क्योंकि उनकी उम्र हो गई है, ओवर एज हो गई है, तो उनके लिए भी मैं ऊपर वाले से, भगवान से भी अनुरोध करूंगा, ऊपर वाले से भी अनुरोध करूंगा कि उनका भी भला हो। बाकी आप लोग जो सस्पेंडेड वाले हैं वो सारे मेरे पास डॉक्यूमेंट्स भेज रहे हैं, सबसे बात भी हो रही है, सबकी लिस्ट भी बना ली है। और साथियों बिल्कुल एमपीसीएचओ की भी कुछ भाइयों ने बात करी है, तो उसके बारे में साथियों मैं कल आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि आज मेरी अभी तक एमपीसीएचओ में उसके बाद कोई बात नहीं हो पाई है। हमारी नजर इस बजट पे थी पूरी तरह से। बजट के बारे में हम लोग बैठे थे कि तैयार कि भाई कैसे भी करके इस बजट में कुछ हो अच्छा, और काफी कुछ हम लोगों ने, शायद सबसे मजबूत नेता लीडर के रूप में मुझे खुद को खुशी हो रही है कि हम लोग लीडर हैं उस प्रोफेशन के जिसका बजट हम लोग सबसे ज्यादा लेके आए और सबसे ज्यादा मजबूती से हमने काम किए। और जो बाकी केंद्र का ही था मामला, ज्यादातर बजट का इसमें 70%, तो 30% जो बजट मेडिकल के लिए आया है वो देख लो आप लोग, सारी अपनी वैकेंसियों का है, या कुछ एक जो अदर जो अपन लोगों ने, अब नर्सिंग कॉलेज है, 25-25 नर्सिंग कॉलेज है, यूं सोच रहे थे भरत बेनीवाल को खुश कर देंगे, 25 नर्सिंग कॉलेज खुलवा देते हैं तो ये राजी हो जाएंगे कि हमारे लिए कॉलेजें खोल दी, हमारे लिए पॉजिटिव स्टेटमेंट दे देगा सरकार में। अरे क्यों दे देंगे भैया, पहले से 400 दुकानें खोल रखी हैं तुमने, 200 बीएससी नर्सिंग की, 200 जीएनएम की, उनको तो नौकरी दे दो पहले, बाद में दे देना तुम 25 और। जो पहले वाली सरकारी कॉलेजें हैं वो सरकारी थोड़ा ना है, उनमें से सिर्फ एक एसएमएस सरकारी कॉलेज है, बाकी सब प्राइवेट कॉलेज की तरह है, क्योंकि सबके अंदर 40-50 हजार फीस है। मैं आप लोगों से एक बात जरूर कहना चाहता हूं साथियों, आपके 800 से 1000 साथी मेरे जुड़े हुए हैं, सारे के सारे साथी शेयर का बटन जरूर दबाएं, काफी शेयर का बटन दबा दीजिए, जिससे सारे साथियों तक ये इंफॉर्मेशन भी पहुंच जाए और कल से जो हमारा आंदोलन शुरू है उसकी रणनीति तैयार हो सके। कल जो गुजर की थड़ी, जयपुर में गुजर की थड़ी के आसपास का जितना राउंड अप है वो रहेगा। अब मैंने स्कॉर्पियो के ऊपर माइक लगवा लिए हैं साथियों, बढ़िया वाले, और 3-4 गाड़ियां एनी टाइम साथ रहेंगी, 2 पंजीप रहेंगी, एक स्कॉर्पियो रहेगी, एक बलेनो रहेगी, 5-6 गाड़ियां तैयार हो गई है। अब जो होगा सरकार खुद जिम्मेदार होगी, पूरी तैयारी कर ली है, टेंशन मत लो। कोई भी भाई माइक लगवा लिए छत के ऊपर स्कॉर्पियो के, जैसे पहले लगवाए थे आंदोलन में। अब सरकार खुद जिम्मेदार होगी, जल्द से जल्द एक भर्ती का शेड्यूल जारी करे, पूरे राजस्थान की हर भर्ती का शेड्यूल जारी होनी चाहिए। हमने सम्मान पात्रता परीक्षा वाला जो इन्होंने रखा है, तो अपन ने केंद्र की तर्ज पे ये रखा था कि आप एक परीक्षा, एक राज्य, एक देश, इस हिसाब से होना चाहिए पूरा सिस्टम, जैसे एक देश एक परीक्षा भर्तियों के लिए। ऐसा केंद्र में चलाया है अभी एक अभियान, उसके तहत ये एक ही परीक्षा ले रहे हैं, तो राजस्थान में भी ऐसा होना चाहिए कि एक ही परीक्षा और एक राज्य। तो वही बात है, सीधी सी बात है, एक परीक्षा से आप लोग पूरे, जैसे कई जिनमें सिलेबस सेम होता है, वो सारी की सारी एक कर दे सरकार, जिससे बार बार बच्चों को फॉर्म नहीं भरने पड़े, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फलाना दिखाना ये नहीं करने पड़े। ये हमने मांग भी रखी थी पहले। अब सम्मान पात्रता परीक्षा की अभी तक पूरी तरह से एक एक चीज सामने नहीं आई है, एक बार उसका पूरा सामने आ जाता है कि उससे मिलता जुलता ही लग रहा है हम लोगों को, कि जो अपन ने मांग रखी थी उसी से मिलता जुलता होगा साथियों। अब आप लोगों से निवेदन है कि तैयारी कर लीजिए, कोहराम मचने वाला है, तांडव। वो भाई कह रहा था, एक बेरोजगार नेताजी कह रहा था, तांडव बेरोजगार तांडव कर सकते हैं नहीं है, हमने किए हैं और आगे करेंगे। और तांडव क्या होता है वो भरत बेनीवाल बताएगा, मेरे से सीखा है ये वर्ड तांडव नेताजी जो है उन्होंने, और सुन के हमारे वीडियो। तो नेताजी को मैं एक स्पेशल मैसेज दे देना चाहता हूं कि तांडव हम दिखाएंगे क्या होता है। आप बेरोजगार आयोग के चेयरमैन बनोगे, हम मुझे सब ध्यान है, तो आपको जब बेरोजगार आयोग के चेयरमैन बन जाओगे तो भर्तियों के लिए आंदोलन करने शहर ही आएगा और आमने सामने भिड़ंत भी होगी, हो सकता है कोई जो भी चेयरमैन बनेगा उससे। तो साथियों तैयार रहे, आप लोगों से निवेदन है, साथ दें। जितने भी सस्पेंड वाले जितने साथी हैं वो ज्यादा से ज्यादा 1-2 दिन में ही कनेक्ट हो जाएं, क्योंकि बाद में मौका नहीं मिलेगा हम लोगों को हर तरीके से इसके लिए मजबूती से काम करना पड़ेगा। और जो साथी एम्स में ज्यादातर सेलेक्ट हो गए हैं कई बच्चे, उनको उनके जगह पे अभी आगे लिस्टें भी निकलवाने का काम करेंगे, सीएचओ में भी। और बाकी सारा जो एग्जाम शेड्यूल है
सबसे मेन चीज है एग्जाम शेड्यूल। जैसे मैंने आरयूएचएस में सारा एग्जाम शेड्यूल बनवाया था उस वक्त जब 2015-16 में, कि ये एग्जाम ऐसे होगी ऐसे होगी, एग्जैक्ट 11 महीने में एग्जाम होती है सभी बच्चों की, किसी के ऊपर नहीं होती। वैसे पैरामेडिकल काउंसिल और आरएनसी की सबका शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा बहुत जल्द, इसी माह में जारी करवाऊंगा। आर पार की लड़ाई लड़ूंगा, चाहे जो भी हो जाए, आर या पार। सभी साथी जो मेरे बेरोजगार साथी हैं सभी साथ दें, बस इतना ही कहना चाहता हूं साथियों। ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो को। सीएचओ की वैकेंसी कंप्लीट होने वाली है, नई वैकेंसी आने वाली है, सब तैयारी करो। पैरामेडिकल की नई भर्ती आने वाली है, फार्मेसी वाले तैयारी करो, बिल्कुल किसी की बातों में मत आओ। लिखित परीक्षा से भर्ती करवा के छोड़ेंगे, सारे तैयारी में लगे रहो जिसको तैयारी करनी है। और डेंटल वाले कई साथी लोग हैं और वो लोग ये कहते रहते हैं कि भाई बॉस हमारे लिए भी कुछ करो, हमारे लिए भी कुछ करो। तो डेंटल के तो बच्चे यूनाइट ही नहीं है। आप लोग 10 लोग आके कहोगे, 5 लोग आके कहोगे। आज मेरे पास डेंटल के सभी साथी व्हाट्सअप करेंगे 93093 पे, की भी 93093 जो गूगल पे नंबर भी पड़ा है उस पर व्हाट्सअप करना आप लोग, ताकि हम लोग उसको पूरे नंबर्स को लेके एक टीम तैयार कर सकें। पूरे राजस्थान में एक डेंटल की ही टीम कमजोर है और उस टीम को मजबूत होना पड़ेगा, नहीं तो ये ऐसे ही चलता रहेगा पूरी जिंदगी भर। जैसे अभी फिजियोथेरेपी वाले साथियों का भी लगभग कैडर का काम हमने कंप्लीट करवा लिया है। ओटी टेक्नीशियन, बीबीटी ब्लड बैंक टेक्नीशियन और जो कैथ लैब और ऑप्थेल्मो वाले जितने भी साथी हैं उनकी कैडर की जो फाइल थी आप लोगों तक जतन भाई ने भी इंफॉर्मेशन पहुंचा दी होगी और भवानी कुमावत भाई ने भी, हमारे छोटे भाई ने, लोकेश जी ने भी आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचा दी होगी। जो फाइल हमने भिजवाई थी वो फाइल वापस स्वास्थ्य भवन आई है, उसमें कार्रवाई चल रही है। उसमें कोई छोटा मोटा 1-2 डॉक्यूमेंट्स भी कम रह गया था तो वो तो कंप्लीट करवा ही दिया है। अब आप इसी से समझ जाओ कि आप लोगों के कैडर का काम कहां तक पहुंचा है। जो भरत बेनीवाल बोलता है वो करता है और आगे चल रहा है और बहुत जल्द इस मामले को भी समाप्त कर देंगे। फिजियोथेरेपी का भी कैडर बनवा देंगे पूरा। और जो 30 वैकेंसियां थी फिजियोथेरेपी की, उसकी मैं आपको कह देना चाहता हूं फिजियोथेरेपी वाले साथियों, आप लोगों में एकजुटता नहीं है, नहीं तो आज 30 की बजाय अब 80 करवाई है मैंने। लेकिन मेरा तो मन था कि मैं 252 या 53 इन वैकेंसियों को करवाऊं। फाइनेंस डिपार्टमेंट ने नो इसलिए किया है ज्यादा वैकेंसियों के लिए क्योंकि आप लोग दम नहीं दिखा पा रहे हो। आप लोग मजबूत रहो, एकजुट रहो। अब मैं आ जाता हूं आयुर्वेद वाले साथियों पे। आयुर्वेद नर्सिंग वाले जितने भी साथी हैं वो व्हाट्सएप पे एक बार हाई भेजें और आयुर्वेद नर्सेज या आयुर्वेद मेडिकल ऑफिसर ये लिख के अपना परिचय और नाम और क्षेत्र का नाम लिख के भेजें, कॉलेज का नाम लिख के भेजें, जिससे हम लोग उनको जोड़कर एक यूनिट बना सकें। साथियों आप लोगों को सभी को एकजुट होकर काम करना पड़ेगा। मैं आपसे कह रहा हूं रिक्वेस्ट हाथ जोड़ के कि आप लोग आयुर्वेद वाले साथी हैं, उनका काम ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। योगा, नेचुरोपैथी का ये सारे साथी लोग जुड़ेंगे तभी मजबूती से काम हो पाएगा, नहीं ऐसे ही बैठे रहो आप लोग जिंदगी भर। मैं कह रहा हूं ये भर्तियां वापिस अटका देंगे, लास्ट में जाते जाते सरकारें निकालेंगी, तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे। अभी उपचुनाव है चारों, उससे पहले हम जितने काम करवा लेंगे वो करवा लेंगे, नहीं तो फिर बैठे रहना आप लोग। मैं कह रहा हूं तो आप लोग साथियों साथ दो जिससे हम लोग ये पूरे काम करवा सके। आप लोगों के जो आयुर्वेद वाले साथी है वो सारे के सारे जुड़े और व्हाट्सएप पे हाय भेजें और अपना सब अपने अपने कैडर का नाम लिख के भेजिए, अपना नाम लिख के भेजिए, कॉलेज का नाम लिख के भेजिए व्हाट्सएप पे। हमसे जुड़िए, एक बहुत मजबूत टीम राजस्थान में आज तक के इतिहास में, सब फूफा जरूर करते हैं लेकिन जो ओरिजिनल टीम है वो हमने ऐसी तैयार की है कि राजस्थान ही नहीं पूरे इंडिया लेवल की 18 स्टेट्स की टीम तैयार हो चुकी है। और राजस्थान ही नहीं अपितु पूरे भारत के इतिहास का सबसे मजबूत मेडिकल संगठन, पूरे मेडिकल ग्रुप जो तैयार हुआ है ये पहली बार हुआ है। और अब आने वाले तैयारी ये कर लो कि पहले प्रधानमंत्री के छक्के भी छुड़ाए थे और अब प्रधानमंत्री और चाहे राज्य सरकार हो, हम लोग मजबूत नहीं, हमें मजबूत सरकार नहीं बनानी है, हमें मजबूर सरकार बनानी है जो मजबूर होकर हमारे काम कर सके। क्योंकि वोट लेने के बाद ये लोग हमें पूछते भी नहीं है। आप लोगों से निवेदन है, पासिंग मार्क्स वाला करवा रहे हैं प्रमोट वालों का, मत टेंशन लो साथियों, बस साथ दो। आप लोगों में 10 लोगों के हाय नहीं आते मेरे पास, कम से कम 200-500 लोगों के मैसेज तो आने चाहिए कि भाई साहब करवा के दो ये, तो मैं एक टीम बनाऊं, एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ। आप लोग प्रमोट के अलग से ग्रुप बनाओ, प्रमोट वर्ड मत डालो, बोनस अंक ग्रुप डाल दो, ये डाल दो। 35 का पास नहीं होने वाला है, मैं आपको मना कर देता हूं अभी साफ ही। बोनस अंक का हो सकता है या कोई ना कोई सिस्टम ऐसा करेंगे जिससे आप लोगों को रियायत मिले और आप लोग सारे के सारे पास हो। 100 में से 100% रिजल्ट रहना चाहिए, इस तरह का कुछ सिस्टम होगा तो करेंगे आप लोगों के लिए। आप लोग चिंता मत करो, किसी को डरने की जरूरत नहीं है, बस कॉपियां पूरी भर के आना। मैं कह रहा हूं जिनके एग्जाम है ना अभी, वो कॉपियां पूरी भर के आना सारे साथी। और उन सभी साथियों को बोनस अंक या कुछ भी होगा, आप लोग टेंशन मत लो, रिजल्ट खराब नहीं जाएगा।
क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट करना, कॉपियां भर के आ जाना, चाहे कुछ भी उससे संबंधित लिखो। साथियों मैं आप लोगों से एक निवेदन और करना चाहता हूं कि जो अदर वैकेंसीज के साथी हैं वो भी जो अपना कैडर बनवाने के या किसी भी प्रकार की मांग हो वो व्हाट्सएप पे मेरे को व्हाट्सएप कर दें, लेकिन वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सकें। ये टीम इतनी मजबूत ही हो गई है तो अब थोड़ा बहुत ढीला क्यों छोड़ते हो काम को, इसको भी मजबूत कर दो। फार्मासिस्ट वाले भाइयों आप लिखित परीक्षा से वो एक अशोक कुमार भाई, वो 4-5 भाई लोग आए थे, वो मेरे पास आ तो गए फिर दोबारा आके नहीं चले। देवा भाई भी है आपके लिए भागते रहते हैं, देवा चौधरी भाई वगैरह, वो भी साथ आए जिससे हम लोग मजबूती से इस लड़ाई को लड़ सके और इस पूरी मांग को पूरा करवा सके। साथियों धन्यवाद। आज मैं आपसे इतनी बात करना चाहूंगा और ज्यादातर साथी जो मेरे से जुड़े जिन्होंने मेरे को राम राम भाई बोला उन सबको भी मेरा राम राम, जयराम जी की सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। सभी साथियों को जितना मेरी तरफ से जो हो सकती है क्षमा गणी, सभी को मेरी तरफ से। कोई भी साथी मेरा जो वंचित रह गया हो और हम लोगों से मैं उनके नहीं कर पाया हो भाई, बात नहीं रख पाया हो, तो वो भी जुड़े जिससे हम आगे मजबूती से इस लड़ाई को लड़ेंगे और बहुत मजबूत करेंगे इस सिस्टम को। एक मेडिकल विभाग का महासंग्राम होने वाला है, उस महासंग्राम में आप लोग साथ दीजिए। चारों उपचुनाव में हम इनकी तुत्ती बुला देंगे, जिंदगी में याद रखेंगे। सरकारें या तो हमारे काम होंगे सरकारों से, पूरे के पूरे भारतीय सब मांगे पूरी होंगी, नहीं तो ये सब लोग यही धड़े में सरकारों की हालत खराब करके छोड़ देंगे, ये वादा कर रहा हूं। बस इतना ही साथ देना साथियों, एकजुट रहना, हम सब एक है। इनकलाब जिंदाबाद। और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि हर इन्फॉर्मेशन उस पर जरूर डालते हैं हम लोग, हर हाल में डालते हैं। यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। फेसबुक पेज पे भी ज्यादा से ज्यादा लोग फॉलो करें, शेयर करें पेज को, जिससे ज्यादा से ज्यादा अपन लोग मजबूत हो सके। साथियों धन्यवाद।